जहां हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या होती है, एंड इसमें हमने सेक्शन 190 से सॉरी लास्ट सेक्शन में 182 वहां से स्टार्ट करा था। एजेंसी क्या होती है, प्रिंसिपल एजेंट क्या होते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, इसके बाद फिर इनकी अथॉरिटी कितनी होती है, कौन प्रिंसिपल हो सकता है, कौन एजेंट कर सकता है, एजेंट की अथॉरिटी कैसी होगी और कितनी होगी, क्या एक्सटेंट होगा, वो सारी चीजें ये करते हुए इसके बाद हमने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट सब एजेंट का। राइट, अप टिल 192 हमने कर लिया था। तो लास्ट सेक्शन में तो सब एजेंट कौन था, वो एजेंट जो कि जनरली हमने देखा कि वही जो एजेंट है वो ऑथराइज नहीं है कि जनरली वो किसी और को अपना काम डेलीगेट करने के लिए किसी सब एजेंट को वो अपने अंडर अपॉइंट करे। लेकिन इसके केस दे रखा था, एक्सेप्शन क्या था कि भाई जहां पे कस्टम ऐसा है, मतलब जिस तरीके से बिजनेस होना है वो कस्टम की रिक्वायरमेंट है कि किसी सब एजेंट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, या फिर बिजनेस का नेचर ऐसा है, जैसे कोई बिजनेस है वो उसका ऑफिस एक जगह स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से मुंबई में, और उसका जो काम है वो हर जगह ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो अब एक एजेंट से होगा नहीं, हर जगह पे उससे सब एजेंट्स चाहिए। तो ऐसा अगर बिजनेस का नेचर ऐसा है कि रिक्वायरमेंट है तब सब एजेंसी अलाउड है, तब सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है एजेंट। इसके बाद 192 वाज द लास्ट सेक्शन जो हमने कवर करा था, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट ओनली। 192 से ही शुरुआत करते हैं। 192 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। देखिए अब अभी तक तो ये था कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है एजेंट जो है बिना, अगर वैसी रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब या तो कस्टम्स ना हो या वैसे बिजनेस का नेचर ना हो तो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, मेरे सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रॉपरली अपॉइंटेड का क्या मतलब है, मतलब ये कि जहां बिजनेस का नेचर ऐसा है, जहां पे की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ प्रॉपरली अपॉइंट क्या मतलब प्रिंसिपल से अथॉरिटी लेके आप जहां पे आप सब एजेंट को अपॉइंट भी कर रहे हो, माना कि बिजनेस का नेचर ऐसा है, कस्टम की रिक्वायरमेंट है या कस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपका सब एजेंट एक होना चाहिए, लेकिन आप खुद से बिना प्रिंसिपल के परमिशन के एज एन एजेंट आप अपॉइंट नहीं कर सकते सब एजेंट को। देन टू यू नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल कि भाई ऐसा ऐसा है कि जरूरत है, इसलिए एक सब एजेंट का होना जरूरी है। अब जब प्रिंसिपल आपको परमिशन देगा, जब अथॉरिटी देगा, तो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट हुआ, मतलब आप तब एजेंट ने अथॉरिटी से उसका अपॉइंटमेंट करा, तो वो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट है। और अथॉरिटी कौन दे रहा है, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अथॉरिटी दे रहा है कि अब तुम एक किसी सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। तो वैसे ही किसी केस के बाद 192 कह रहा है, 192 क्या कह रहा है कि भाई जब सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, प्रॉपरली अपॉइंटेड क्या मतलब है, विद ऑथराइजेशन, with authorization from the principal, right? The principal is so far as regards third person represented by sub-agent and is bound by and responsible for his acts as he were agent originally appointed by the प्रिंसिपल। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जहां पे अगर प्रॉपर अपॉइंटमेंट की गई है, मतलब प्रिंसिपल के ऑथराइजेशन से, प्रिंसिपल के परमिशन से अपॉइंटमेंट किया गया है सब एजेंट का, तब तब सब एजेंट का क्या काम है कि भाई वो तो एजेंट की तरह बिल्कुल काम करेगा ही। कैसे एजेंट की ड्यूटी हमने क्या पढ़ी थी कि पहले प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना, प्रिंसिपल के लिए काम करना और उसे रिप्रेजेंट करना थर्ड पार्टीज के बिफोर। वैसे ही सिमिलरली सब एजेंट भी काम करेगा, और क्योंकि अथॉरिटी से किया गया है प्रिंसिपल की, तो सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा। ठीक है, कह रहा है and is bound by and responsible for his act as if he were an agent originally appointed by the principal। प्रिंसिपल उसके एक्ट से बिल्कुल वैसे ही बाउंड होगा जैसे ओरिजिनली अगर उसने खुद ने अपॉइंटमेंट किया होता। हमने क्या देखा था कि भाई देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्रिंसिपल है, ये एजेंट हो गया, ये सब एजेंट हो गया, ठीक है, तो सब एजेंट इन जनरल केस सिर्फ एजेंट को लायबल होता है, प्रिंसिपल को नहीं, ठीक है। लेकिन 192 क्या कह रहा है, 192 एक जनरल सिनेरियो बता रहा है कि अगर अपॉइंटमेंट जो है अथॉरिटी ने की गई है, मतलब अथॉरिटी दी थी एजेंट ने प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंडर ही सब एजेंट को अपॉइंट किया, उस केस में
क्या होगा कि भाई एजेंट जो है वो तो जनरली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ये भी सब एजेंट के लिए बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे इसने खुद अपॉइंट किया हो अपने लिए एक एजेंट, एज इफ यू आर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा जैसे ये सब एजेंट नहीं हो कि एजेंट हो। ठीक है। दूसरा, agent's responsibility for sub agent, the agent is responsible to the principal for the acts of the sub agent, और सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग है तभी वो प्रिंसिपल को लायबल होगा, लेकिन अदरवाइज प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। मतलब ये कि सब एजेंट के जो एक्ट्स हैं, ठीक है, अथॉरिटी से भी हम देखते हैं, अथॉरिटी से इसको अपॉइंटेड किया गया, तो सब एजेंट के एक्ट्स के लिए एजेंट भी लायबल है, प्रिंसिपल भी लायबल है, दोनों लायबल हो जाएगा। प्रिंसिपल को एजेंट लायबल हो जाएगा, मतलब इसने कोई काम, अगर सब एजेंट ने कोई काम प्रिंसिपल के लिए किया है, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए किया है, उसमें कुछ अगर कोई भी किसी तरीके की इशू है तो एजेंट लायबल हो गया इसके लिए। एजेंट लायबल हो जाएगा किसके, बिफोर द प्रिंसिपल। और अगर थर्ड पार्टी के बिफोर कोई काम करता है तो वो किसके लिए कर रहा है, वो तो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, तो प्रिंसिपल इसके लिए लायबल हो जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन किसके बिफोर जो टास्क है वो परफॉर्म की गई है, सब एजेंट के लिए एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होता है अगर परमिशन से प्रिंसिपल की अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट किया गया है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब एजेंट जो है, सब एजेंट खुद किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ उसकी वो एजेंट को आंसरेबल है, वो प्रिंसिपल को आंसरेबल नहीं है। इसके लिए आंसरेबल एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, लेकिन ये किसको आंसरेबल है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट को। ठीक है। अब यहां से यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 193 से। 193 क्या कह रहा है, देखिए एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट सेकंड, गिव मी अ सेकंड। चलिए 193, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या था, 192 में हमने देखा कि अथॉरिटी के साथ अपॉइंटमेंट हुआ है। जब प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, तो अगर सब एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए कोई काम कर रहा है तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड पर्सन के लिए कर रहा है तो उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल खुद भी बाउंड होगा, प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन मतलब सब एजेंट के काम के लिए एजेंट और प्रिंसिपल दोनों रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो खुद आंसरेबल किसको है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट को, प्रिंसिपल को नहीं। ये कब है, जब अथॉरिटी के साथ किया गया। लेकिन 193 कैसा केस कह रहा है जहां पे अपॉइंटमेंट बिना अथॉरिटी के किया गया है, मतलब एजेंट ने यहाँ पे प्रिंसिपल से परमिशन नहीं ली थी, वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, मतलब प्रिंसिपल से विदाउट परमिशन के, विदाउट ऑथोरिटी फ्रॉम प्रिंसिपल। यहाँ पे विद अथॉरिटी था, यहाँ पे विदाउट अथॉरिटी। अगर क्या करता है, हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज सब एजेंट, बिना अथॉरिटी के, मतलब बिना प्रिंसिपल से परमिशन लिए अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट करता है, वहां पे द एजेंट स्टैंड्स towards such person in relation of principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third person, and the principal is not represented by or responsible for the acts of the persons who are employed, nor is that person responsible to the principal। 192 में क्या देखा कि भाई जब अगर प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो एजेंट को आंसरेबल होगा, तो थर्ड पर्सन के लिए कर रहा है सब एजेंट तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसके लिए बाउंड हो गया। ठीक है। लेकिन 193 एक ऐसा सिनेरियो बता रहा है कि जहां उसका अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी हुआ है, तो जब विदाउट अथॉरिटी होगा तब उसके एक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एजेंट बाउंड है, तब प्रिंसिपल किसी भी सिनेरियो में उसके लिए बाउंड नहीं होगा, उसके लिए वो आंसरेबल होगा ही, चाहे वो थर्ड पर्सन के बिफोर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, क्योंकि उसके पास राइट भी नहीं है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए टाइटल भी नहीं है, तो उसके लिए लाइबल भी प्रिंसिपल नहीं होगा। वही चीज लिख रहा है, देखिए the agent stands towards such person in the relation from a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third person। agent stands towards such person in relation to principal to an agent जो है वही आंसरेबल होगा, किसको, दोनों को, यहाँ पे प्रिंसिपल को भी और थर्ड पर्सन को भी, और and is responsible for that both to the principal and the third person। The principal is not represented by
और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड, नॉर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, और ना ही प्रिंसिपल, वो उसके सारे एक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, और वो भी प्रिंसिपल को आंसरेबल नहीं है। मतलब अथॉरिटी के साथ क्या, तब तो भाई ठीक है वो आंसरेबल है, अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए काम हो रहा है तो भाई मैं जो मास्टर है इसके पीछे तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखिए पूरी एजेंसी के कॉन्सेप्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो होता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। मतलब रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ लेट द मास्टर बी हेल्ड लायबल, लेट द मास्टर बी हेल्ड लायबल। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जब पूरा मेरे परमिशन से अगर हुआ है, सब कुछ मेरे परमिशन से ऑथराइजेशन से अगर अपॉइंटमेंट की गई है, तो वहां पे मास्टर जो है वो लायबल हो जाएगा एजेंट के लिए। लेकिन अगर बिना अथॉरिटी के है, तो भाई मेरी अथॉरिटी ने मेरा परमिशन नहीं था, मैं कहां से आ गया बीच में, तो तुम मेरे लिए आंसरेबल ना मैं तुम्हारे लिए, ना तुम्हारी ड्यूटी के लिए मैं बाउंड हूं, ना मुझको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम इंटाइटल्ड हो। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात, कि अगर विद अथॉरिटी है तो कैसे कैसे बाउंड होगा, तो प्रिंसिपल एजेंट दोनों बाउंड हो जाएंगे, और अगर विदाउट अथॉरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट होगा, प्रिंसिपल नहीं। अब रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, एजेंट का क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस अथॉरिटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी, दोनों में से कोई भी, to name another person to act for the principal in behalf of the business of the agency has named another person accordingly. Such person is not a sub-agent, but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him. अब देखिए यहाँ क्या होता है, 194 और 195, ठीक है, ये जो दो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं, ये सब एजेंट की नहीं बात करते, ऑल्दो सब एजेंट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये बात करती है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक की जगह पे दूसरा रिप्लेस कर देना, उसको यही होता है। इसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन क्लासेस होती है, जैसे कोई क्लास खाली है अगर फैकल्टी नहीं है कोई, तो वहां पे कोई और है, तो वही हुआ ना सब्स्टिट्यूशन की जगह पे रिप्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी का भी वही कॉन्सेप्ट है। 194 क्या कह रहा है कि भाई जब एजेंट जिसके पास इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी है किस चीज की, टू नेम अदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, मतलब जब प्रिंसिपल ने पूछा है अगर, या तो एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लाइड तरीके से, किसी भी तरीके से एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल को एक एजेंट को अपॉइंट करने के लिए एक नाम बताए, ठीक है, या तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड का क्या मतलब है, जब प्रिंसिपल ने आपको खुद कहा है, या फिर जरूरत के हिसाब से, केस के हिसाब से, नेचर ऐसा है कि जहां पे नाम बताना उसे है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है नाम बताने के लिए, वहां पे उस पर्सन का जिसका नाम बताएगा, एक एजेंट ही दूसरे एजेंट का जब नाम बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है किसे, प्रिंसिपल को, किस चीज के लिए, एजेंसी के लिए, such person is not a sub agent but an agent to the principal for such part of the business of the agency। तो उस इंसान को जिसको सजेस्ट किया है एजेंट ने, जैसे एजेंट के पास अथॉरिटी है, ठीक है, हमने ये कहा अथॉरिटी है मतलब उसको इंटरेस्ट किया है, प्रिंसिपल ने उससे नाम मांगा है, ठीक है, पूछा है कि भाई ऐसा है, किसी और को बताओ, कोई और भी कोई एजेंट की तरह अगर काम करना चाहे तो अगर प्रिंसिपल ने खुद पूछा, अथॉरिटी दी है इम्प्लाइड एक्सप्रेस तरीके से एजेंट को, और एजेंट को नाम बताना है, प्रिंसिपल को नाम बताना है किस चीज के लिए, किसी और को एजेंट के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, तो जिस पर्सन का वो नाम बताएगा, वो जिस पर्सन को सजेस्ट करेगा, वो इंसान सब एजेंट नहीं होगा, बल्कि वो बिल्कुल ओरिजिनल एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्योंकि ये उसी के जैसा है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कह रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि वो उसके साथ दूसरे, जैसे ए एक पर्सन है, मान लीजिए इसे ऐसे समझते हैं, पी जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ए से इसने कहा कि भाई ऐसा है, किसी और का नाम बताओ, किसी और को भी बिजनेस को संभालने के लिए किसी का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब इससे इसने पूछा है, तो भाई पहली चीज तो ये कि इसकी ड्यूटी है बताना, देखिए रिलेशनशिप होल्डिंग द अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस, ठीक है, पहली चीज तो ये कि इसने नाम पूछा, तो अब इसकी ड्यूटी है कि पहले किसी का नाम बताए, पहली चीज ये।
अब इसके बाद क्या होता है, ये जिसको सजेस्ट किया, मान लीजिए इसने टी को सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है कि ये एक अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ बहुत सालों से, आप इसे एक एजेंट के तौर पे रख सकते हो। अब यहाँ प्रिंसिपल के पास दो चॉइस है। पहला कि ए के साथ टी को भी रख ले, ए एंड टी हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, को एजेंट्स हो जाएंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। कि क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ज्यादा है तो एक और इंसान को रहेगा, वो भी मेरे अंडर ही काम करेगा। ठीक है, वो हो गया। या दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड, कि ए को हटा के टी को लेके आए, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये हुआ ना कि भाई एक की जगह पे दूसरा आ गया, तो ए हट गया, टी उसकी जगह पे आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो ये है सेक्शन 194 का कॉन्सेप्ट। चाहिए ये कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल जब अगर एजेंट को अथॉरिटी देता है, उससे नाम मांगता है कि किसी और को एजेंट के लिए, एजेंसी के लिए सजेस्ट करो, तो जिसको एजेंट सजेस्ट करेगा वो इंसान ये सब एजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सजेस्ट किया है प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट के लिए, अपने अंदर तो अपॉइंट नहीं कर रहा है, ये सजेस्ट करेगा, अपॉइंटमेंट इसका प्रिंसिपल ही कर रहा है, तो इसीलिए ये एजेंट की तरह ही काम करेगा, ये बिल्कुल प्रिंसिपल के अंडर ओरिजिनल एजेंट की तरह काम करेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी। अब ये दो तरीके हो सकता है, हम देखा, या तो उसके साथ ही रख ले, जो पहले वाला था तो वो को एजेंट हो जाएगा, या उसे हटा के दूसरा लेके आ जाए तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो जाएगा। 194 यही बात है। अब आते हैं 195 पे, वो भी सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी की ही बात करता है। ये जो दो सेक्शन है हमारे, ये बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। 195, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। अब जिसका नाम बता रहा है कि भाई ऐसा है, ये एक इंसान अच्छा है, मैं सालों से जानता हूँ, आप रख सकते हो, नाम बताना तो ड्यूटी है, लेकिन उस ड्यूटी को एक्सरसाइज करने के लिए प्रिंसिपल को, एजेंट को क्या करना होगा, क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर द प्रिंसिपल, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise। जैसा एक नॉर्मल प्रूडेंस का इंसान, मतलब एक नॉर्मल इंटेलेक्ट का इंसान, एक नॉर्मल समझदारी रैशनल का इंसान जिस तरीके से सोच विचार के जब एक डिसीजन पे आएगा, उस तरीके से अपना दिमाग को यूज करके तब उसको नाम सजेस्ट करना है, रैंडमली किसी का नहीं बोल दिया। अब जैसे जो मैं बोल रहा है, ए ने कहा भाई ये टी है, मैं इसको सालों से जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ता था, मुझे पता है अच्छा इंसान है, मुझे पता है किसने पहले से काम किए हुए, ये अच्छे से कर लेगा। तो आपको सोच समझ के, ड्यू डिलिजेंस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या है, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब एक नॉर्मल इंटेलेक्ट का इंसान जिस तरीके से सोच के जब बताएगा, उतना आपको अपना डिस्क्रिशन यूज करना है। And if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected। अब इसने तो बता दिया, सोच समझ के नाम बता दिया टी का, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आया यानी कि टी, उससे मान लीजिए किसी तरीके की कोई नेग्लिजेंस हो गई, अब वो आंसरेबल डायरेक्टली प्रिंसिपल को है। हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा भाई 194 क्या कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होगा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा प्रिंसिपल को, वहां एजेंट का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने सोच समझ के पूरा जान के अच्छे से ऑब्जर्व करके इन्वेस्टिगेट करके तब किसी का नाम सजेस्ट किया, उसके बाद अगर वो किस तरीके की नेग्लिजेंस करता है या कोई भी केयरलेसनेस कुछ भी उससे गड़बड़ हो रही है, उसके एक्ट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल एज एन एजेंट नहीं हो गए। ये नहीं फिर कह सकते कि भाई, तो प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता है कि तुमने ही नाम बता दिया कैसा इंसान है, नहीं, मैंने सोच समझ के अच्छे से देख के बताया था, इसने गलती कर दी, ये इसकी गलती है। अब ये आपकी और जिसके बीच की बात है, आप देख लो। देखिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है, अथॉरिटी टू नेम, पहले ओरिजिनल एजेंट मस्ट हैव द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू नेम सच पर्सन। पहले तो एजेंट को अथॉरिटी ऐसे मिली हुई हो, और नेमिंग द पर्सन, द एजेंट मस्ट एक्चुअली नेम द पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, और अथॉरिटी हो और एजेंट ने नाम बताया। ठीक है, देखिए डिफरेंस क्या है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, इन सबसे नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब एजेंट जो 191 में देखा एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो 194 में अभी देखा, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल, कंट्रोल सब एजेंट कौन है, जो ओरिजिनल एजेंट है उसका कंट्रोल होता है, वही उसके अंडर फंक्शन करता है, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर करता है।
यहाँ पे प्रिंसिपल से कोई डायरेक्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये किससे होता है, बल्कि ये ओरिजिनल एजेंट से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंसिपल से होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन एजेंट की, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंसिपल लायबल, और लाइबिलिटी कौन हो जाएगी, ओरिजिनल एजेंट इज लायबल फॉर सब एजेंट्स एक्ट्स, लेकिन यहाँ पे कौन हो जाएगा, ओरिजिनल एजेंट इज जनरली नॉट लायबल, बल्कि कौन हो जाता है, डायरेक्टली प्रिंसिपल होगा। ड्यूटी ऑफ केयर 195 जो अभी देखा, ठीक है। The original agent must act as a man of ordinary prudence when selecting the substituted agent. और इस प्रोसेस के दौरान if the original agent uses reasonable care, they are not responsible to the principal for the acts or negligence of the substitute agent. भाई मैंने तो पूरा सोच के ध्यान से सब किया था, उसके बाद भी इसने गलती करी, तो मेरी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, अब मेरा इसमें कुछ नहीं, आप देख लो अपना। अब आते हैं रैटिफिकेशन पे। अब ये रैटिफिकेशन क्या है, देखिए रैटिफिकेशन का मतलब होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन, ठीक है। ये जो है रैटिफिकेशन वर्ड, ये बना है रैटिफाई वर्ड से, जिसका मतलब होता है वैलिडेट करना। वैलिडेट मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव करना, वैलिडेशन यानी अप्रूवल, ठीक है, अप्रूव कर दिया, यही होता है रैटिफिकेशन का मतलब। और इस सब टॉपिक के अंदर रैटिफिकेशन जो है, एक एजेंसी, उसे कैसे वैलिडेट किया जाएगा, उसे कैसे अप्रूव किया जाएगा, या कैसे इस अप्रूवल होगा, उसके बारे में इसमें देखेंगे। 196 का कह रहा है, राइट ऑफ पर्सन हैज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन। अब क्या कह रहा है, वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, मतलब कौन हो गया, ये वन पर्सन कौन है, ये एक के बिहाफ पे कर रहा है, ये जो वन पर्सन है ये एजेंट है, और जिसके बिहाफ पे कर रहा है, बिहाफ ऑफ अनदर, ये कौन है, ये प्रिंसिपल है। एक पर्सन जब दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो कौन है, एजेंट है, और जिसके बिहाफ पे कर रहा है वो कौन है, प्रिंसिपल है। वही चीज तो कह रहा है, व्हेन एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन, जब एक पर्सन एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसके, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। लेकिन क्या हुआ, एजेंट जो है वो काम कर रहा है, काम तो कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, लेकिन बिना उसकी अथॉरिटी के, ठीक है। He may elect to ratify or to disown such act. If he ratifies them, the same effects will follow as if they had been performed by with authority. If you all remember this concept of voidable agreements, voidable क्या होता था, यहाँ पे दो ऑप्शन होते थे, you can repudiate the contract and you can accept the contract, यही होता था। ये एक वॉइडेबल का क्या मतलब होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही यही था। इसका मतलब ये होता था कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी यानी जो विक्टिम है, उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप उसको टर्मिनेट कर देते हो, उसे रिजेक्ट कर देते हो, उसे रिफ्यूज करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर उसे आप अप्रूव करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो वो वैलिड हो जाएगा। सेम मतलब है रैटिफिकेशन का। रैटिफिकेशन का वही मतलब है कि भाई मेरे परमिशन के बिना, मी एज अ प्रिंसिपल, मेरे अथॉरिटी के बिना एजेंट ने काम किया, आपने परफॉर्म किया, तो अब एजेंट के काम को अगर प्रिंसिपल जो है वो अप्रूव कर देता है कि ठीक है भाई चलो, तब तो वहां क्या हो जाएगा, देखिए ही में इलेक्ट टू रैटिफाई और डिसोन। रैटिफाई मतलब उसको वैलिड करना, डिसोन मतलब उसको रिजेक्ट करना, ठीक है। अब एजेंट ने क्या क्या काम किया है प्रिंसिपल ही के लिए, लेकिन बिना उसकी अथॉरिटी के, तो प्रिंसिपल के पास अब चॉइस है, उसको या तो अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। इलेक्ट मतलब चूज, ठीक है, या डिसोन यानी उसे बोलना कि नहीं नहीं भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अब इफ ही रैटिफाई देम, अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इलेक्ट, इफ ही रैटिफाई, अगर उसे चूज करता है, उसे वैलिड करता है, सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ ही हैड बीन परफॉर्मिंग बाय हिज अथॉरिटी। तब क्या माना जाएगा, अगर उसने उस एक्ट को, किस एक्ट को, जो एजेंट का एक्ट है जो उसने विदाउट अथॉरिटी किया था, उसने अगर प्रिंसिपल ने उसे रैटिफाई कर दिया, मतलब उसे वैलिडेट कर दिया, तब ये मान के चलेंगे, तब यही माना जाएगा जैसे एजेंट ने वो काम प्रिंसिपल की अथॉरिटी से किया था। अब
अब यहाँ पे अगर कोई लॉस होएगा किसी को, मान लीजिए इस केस में थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है, थर्ड पार्टी को कोई लॉस होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हमने तो ये माना कि भाई ठीक है, ये जो काम है प्रिंसिपल के कहने पे किया है, ये तो लिखा है कि भाई माना जाएगा कि जैसे प्रिंसिपल की अथॉरिटी से हुआ है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी को किस तरीके का डैमेज हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? रिस्पोंडेंट सुपीरियर आएगा और लायबल प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये सेक्शन यही कह रहा है कि भाई अगर मेरी अथॉरिटी से नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन है, तो वो थर्ड पार्टी को मान लीजिए बोल भी सकता है कि नहीं मैंने थोड़ा कहा था ये करने के लिए, मैं तो ये कहा ही नहीं था, तुम्हें इस चीज की अथॉरिटी थी बताओ। वो रिजेक्ट कर सकता है, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई डिडंट अलाउ यू फॉर टू डू दिस। अगर रिजेक्ट करता है तो वो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर अप्रूव कर देता है यानी रैटिफाई करता है, रैटिफाई इज वैलिडेशन, अगर उसको अप्रूव कर देता है तब क्या होगा वहां पे? तब ये मान लिया जाएगा जैसे इस एक्ट को करने के लिए प्रिंसिपल की अथॉरिटी थी एजेंट के। ठीक है, अगेन 197 भी बिल्कुल वैसे ही कहता है कि भाई जैसे एजेंट की अथॉरिटी इंप्लाइड या एक्सप्रेस थी, सिमिलरली रैटिफिकेशन भी एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है। ठीक है, आता है 198 पे, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रैटिफिकेशन, नो वैलिड रैटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज मटीरियली डिफेक्टिव। अब रैटिफिकेशन होने के लिए मतलब वैलिडेशन होने के लिए यानी एक्ट को वैलिडेट करने के लिए प्रिंसिपल के पास सारी सही जानकारी होना जरूरी है। क्या कह रहा है कि भाई कोई रेटिफिकेशन वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जिस पार्टी को रेटिफाई करना है उसके पास सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड, वैलिड रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, कब? whose knowledge of the fact of the case, जिसकी खुद की जानकारी, जिस बारे में उसे रेटिफिकेशन करना है उस बारे में उसकी खुद की जानकारी ही मटीरियली डिफेक्टिव है, उस बारे में उसे खुद ही सारी बातें सही सही नहीं पता है। अब जब मुझे सारी चीजें खुद ही नहीं सही पता है जिस बारे में आगे मुझे अप्रूवल देना है, तो फिर हाउ कैन आई अप्रूव और रिजेक्ट? तो रेटिफिकेशन होने के लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल के पास, और यहाँ पे किसके बारे में कहा है? बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन लिखा है, लेकिन हमने ऊपर सेक्शन में देखा 196 की रैटिफिकेशन कर कौन रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। मतलब यहाँ जब हम मेड बाय अ पर्सन कह रहे हैं तो यहाँ पे कौन है ये पर्सन? वैलिड रैटिफिकेशन नहीं हो सकता अगर कोई पर्सन जिसको रैटिफाई करना है उसके पास ही सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो। ये पर्सन कौन है? ये प्रिंसिपल है। रैटिफिकेशन कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। तो एक वैलिड रैटिफिकेशन होने के लिए प्रिंसिपल के पास सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। 199 199 कहता है इफेक्ट ऑफ ratifying unauthorized act forming part of transaction, a person ratifying, देखिए यहाँ पे पर्सन लिखा है मतलब किसको? प्रिंसिपल कह रहा है ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of transaction of which such act formed a part। अब यहाँ क्या बात कह रहा है? ये कह रहा है पार्शियल रैटिफिकेशन। पार्शियल पार्शियल रेटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? ये सेक्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए जिस चीज के बारे में कोई एजेंट ने कोई एक्ट किया, ठीक है, अब उस एक्ट को करने के दौरान वो जो एक्ट उसने किया उसमें कुछ वैलिड, कुछ चीज की अथॉरिटी थी कुछ की नहीं थी। ठीक है, उसने जो चीज किया उसको, अब जैसे मान लीजिए कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, इसने अपने एक रखा हुआ है एजेंट जो कि रेंट कलेक्ट करने के लिए सारे लोगों से, चार लोग के पास, चार लोग इसके टेनेंट्स हैं, इनसे टेनेंसी का जो रेंट है वो कलेक्ट करने के लिए, और लेकिन लैंडलॉर्ड ने कंडीशन लगा रखी है कि सबसे लोगे, लेकिन इसमें से ऐसा है कि लेकिन इसमें अगर कोई और इंसान किसी का अगर मान लीजिए अमाउंट ड्यू है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस है वो तुम कलेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ जितनी जो रेंट अमाउंट है वो कलेक्ट करोगे और इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट तुम्हें कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एजेंट क्या करता है? गया पैसा कलेक्ट करने, कलेक्ट तो इसने किया, यहां तक तो अथॉरिटी थी, लेकिन अथॉरिटी की लिमिट क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट तुम नहीं कलेक्ट करोगे। जो एजेंट गया इसने सारा कुछ चारों के हाथ से, चारों तीन जगह तो सही किया, चौथी जगह पे इसे पता ही नहीं चला कि भाई जो टेनेंट है उसने रेंट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ के बता दिया और ये सारा लेके चला आया लैंडलॉर्ड के पास। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? तीन जगह पे तो बिल्कुल सही हुआ, चौथी जगह पे भी रेंट अमाउंट तक ठीक था, फोर्थ क्या था? इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट भी कलेक्ट हो गया, उसमें सम हो गया, जबकि उसको उस चीज के लिए ऑथराइजेशन नहीं थी। तो अगर लैंडलॉर्ड इस चीज को अलाउ कर देता है, रेटिफाई कर देता है, इसका मतलब ये होगा कि इसने इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को अलाउ किया है, वरना इस पूरे को रिजेक्ट करेगा। यानी कि सेक्शन 199 यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर सारे जो
एक्ट किए हैं एजेंट ने, उसमें से कोई पार्ट है जो कि विदाउट अथॉरिटी किया गया, सारी कुछ की अथॉरिटी थी, कुछ की नहीं थी, और एजेंट ने वो सब कुछ कर दिया, ठीक है, बिना अथॉरिटी की भी कुछ चीजें कर दी। तो अगर आप बिना अथॉरिटी के जो एक्ट किया गया उसको रेटिफाई कर रहे हो तो मानेंगे कि पूरे ट्रांजैक्शन को आपने रेटिफाई किया, पूरे को अप्रूव किया है। मतलब पार्शियल रेटिफिकेशन अमाउंट्स टू रेटिफिकेशन ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन। उस पार्ट को भी जो इनवैलिड पार्ट था उसको आप अलाउ करोगे तो हम पूरे ट्रांजैक्शन को आपका वैलिडेशन मान लेंगे, इसलिए पार्शियल रेटिफिकेशन से बात करता है। 200 ratification of unauthorized act cannot injure third person. An act done by one person on behalf of another, अब ये one person जो है ये है एजेंट, और ये another जो है ये है प्रिंसिपल, without such person's authority, मतलब without the authority of principal, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person cannot by ratification be made to have such effect. अब कोई एक्ट ऐसा है जो कि एजेंट का कोई अनऑथराइज्ड एक्ट है, ठीक है, एजेंट ने मतलब कोई काम किया वो बिना ऑथराइजेशन के कर दिया। अब वो एक्ट ऐसा है कि अगर उसको रेटिफाई करे कौन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल उसको रेटिफाई करे यानी उसे वैलिडेट करे, तो उसके वैलिडेशन की वजह से जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए वो एक्ट किया गया है उस थर्ड पार्टी के राइट्स जो है वो उससे वायलेट हो जाएंगे। वही कह रहे थे कि एन एक्ट डन बाय वन पर्सन यानी एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट सच पर्सन अथॉरिटी, यानी बिना अथॉरिटी के काम किया एजेंट ने, which if done with authority would have the effect of subjecting a third party to damages or of terminating any right or interest of a third person, या तो उससे कोई डैमेज सफर होता थर्ड पार्टी को या फिर किसी राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता, तो वहां पे रैटिफिकेशन करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी चीज है, कह रहा है कि भाई एजेंट ने जो काम कर दिया वो तो अनऑथराइज था, ठीक है, उसने जो कर दिया। अब ऐसा है कि अगर इस चीज को वो अप्रूवल के साथ करता तो इससे होता क्या कि भाई एक प्रिंसिपल लागू हो जाएगा, प्रिंसिपल की अथॉरिटी से किया। दूसरी चीज ये है कि भाई क्योंकि अथॉरिटी से किया है उसने, तो थर्ड पार्टी के लिए जिसके लिए वो एक्ट किया उस पार्टी के या तो राइट्स कोई डैमेज हो जाते या फिर उनको किसी तरीके का डैमेज सफर करना, कोई राइट्स टर्मिनेट होते या किसी तरीके का डैमेज सफर करना पड़ता। तो ऐसे किसी एक्ट को, मतलब ऐसे अनऑथराइज्ड एक्ट जिसको कि अगर रेटिफाई करने से थर्ड पार्टी को डैमेज हो, ऐसे अनऑथराइज एक्ट को प्रिंसिपल रेटिफाई करके अप्रूव नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल के पास, ये प्रिंसिपल के लिए अलाउड नहीं है कि ऐसे एक्ट को वो रेटिफाई कर दे, ये नहीं हो सकता। अब रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, रेवोकेशन यानी विड्रॉल, हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई रेवोकेशन कैसे कैसे, मतलब टर्मिनेशन कैसे इसको रिवोक किया जाएगा, ठीक है। तो अब 200 ऑनवर्ड्स, 201 ऑनवर्ड्स हम यहां से देखेंगे कि कैसे कैसे एजेंसी जो है इसे खत्म किया जा सकता है। 201 सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे खत्म किया जाएगा। An agency is terminated by the principal revoking his authority, कैसे कैसे हो सकता है, टर्मिनेशन होने के लिए क्या है, पहली चीज क्या लिखी है, बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी। प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। एजेंसी कैसे, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मतलब एजेंसी कब खत्म हो जाएगी, टर्मिनेशन का मतलब टू कम टू एन एंड, कब खत्म हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल की तरफ से जब वो अपनी अथॉरिटी रिवोक कर ले, मतलब वापस ले ले, विड्रॉ कर ले, वो कहे कि नहीं भाई नहीं, अब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो पहला तरीका क्या हो सकता है, प्रिंसिपल के अथॉरिटी के रेवोकेशन से, या दूसरा और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। दूसरा तरीका क्या हो गया, एजेंट रिनाउंसिंग एजेंसी। पहली चीज क्या होगी, पहला दोनों, दो पार्टी है एजेंसी के लिए, दो पार्टी है, प्रिंसिपल और एजेंट, हमारे पास दो पार्टी है। अब दोनों के एंड पे टर्मिनेशन हो सकता है, कैसे कैसे, प्रिंसिपल के लिए क्या कह रहा है कि भाई जब रेवोकेशन हो जाएगी, अब कोई अथॉरिटी एजेंट के पास नहीं है, अगर प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक कर दे, अथॉरिटी को रिवोक कर दे, तो टर्मिनेट हो जाएगी एजेंसी। या
एजेंट जो है वो रिनाउंस कर दे, यानी छोड़ दे, यानी वेव ऑफ कर दे अपनी एजेंसी। भैया ऐसा है कि अब मुझे और तुम्हारे लिए काम नहीं करना, रिनाउंसिंग, छोड़ देना, रिनाउंसिंग द एजेंसी, ये दूसरा तरीका है जिससे एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। और बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, तीसरा तरीका क्या है कि जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एजेंसी बनाई गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो पर्पस कंप्लीट हो गया, जिस चीज के लिए एजेंसी बनाई गई थी, बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, वो बिजनेस पूरा हो गया, और बाय ईदर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, या दोनों में से कोई, कौन, प्रिंसिपल एजेंट में से कोई भी, या तो उनकी डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, अनसाउंड माइंड के हो जाए, और बाय द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड एंड अनसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, या तो प्रिंसिपल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, एडजुडिकेटेड मतलब डिक्लेयर कर दिया जाना, प्रोनाउंस कर दिया जाना, तो इंसॉल्वेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट द टाइम बिगिनिंग फॉर द रिलीफ ऑफ इंसॉल्वेंट डेटर्स, कि भाई इन तरीकों से एजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल की अपनी अथॉरिटी को रिवोक करना, एजेंट को अपनी एजेंसी को रिनाउंस कर देना यानी छोड़ देना, दोनों में से कोई पार्टी की डेथ हो जाना या फिर अनसाउंडनेस हो जाना, उसके बाद जिस चीज के लिए एजेंसी बनाई गई थी वो पर्पस, वो बिजनेस कंप्लीट हो जाना, या फिर प्रिंसिपल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तब। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे हम डेथ और अनसाउंडनेस की बात करते हैं तो दोनों पार्टी के लिए है कि ईदर ऑफ द पार्टी, मतलब प्रिंसिपल और डेटर डाइंग और गेटिंग और बीइंग अनसाउंड, बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, ये दोनों पार्टीज के लिए है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात हो रही है। ऐसा क्यों? वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात इसलिए हुई है क्योंकि अगर मान लीजिए एजेंट इंसॉल्वेंट हो भी गया, ठीक है, तो प्रिंसिपल दूसरे को एजेंट के तौर पे रख लेगा, लेकिन जब प्रिंसिपल ही इंसॉल्वेंट हो गया, अब वही डेट्स नहीं चुका सकता, वो नहीं दे सकता, तो कोई किसी और को कैसे रखेगा वो? तो इसलिए यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की जब बात करेंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया वो काफी हो गया, लेकिन जब डेथ की या इंसैनिटी की बात करते हैं तो ईदर ऑफ द पार्टी, दोनों में से कोई भी, चाहे अगर एजेंट है, एजेंट की भी डेथ हो गई तो एजेंसी खत्म हो गई। अब ये राइट थोड़ा है कि इसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर दूसरा आ जाएगा, वो इनहेरिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसी जिस पर्सन से हुई उसी से है, तो उस पर्सन की डेथ हो गई या वो अनसाउंड माइंड का हो गया तो फिर एजेंसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट 202, termination of agency where agent has an interest in subject matter। अब 202 क्या कह रहा है? 202 कह रहा है where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency, the agency cannot in the absence of an express contract be terminated to the prejudice of such interest। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके अगर एजेंसी बनाई गई थी, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे क्या होता है, देखिए when the agent has himself an interest in the property, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके एजेंसी बनाई गई थी उस सब्जेक्ट मैटर में, उस प्रॉपर्टी में जो एजेंट है उसका खुद का कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट है, तो वहां पे क्या होगा, एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। वहां पे एजेंसी जो है वो टर्मिनेट, अगर एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है
उसके एब्सेंस में टर्मिनेट नहीं की जा सकती। एजेंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एजेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। व्हेन इन केसेस जहां पे जो एजेंट है उसका खुद का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए गिव्स अथॉरिटी टू बी, मतलब ए कौन हो गया प्रिंसिपल, बी कौन हो गया एजेंट, टू सेल एज लैंड। ठीक है, किस चीज की इसने अथॉरिटी दी, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी कि जाओ भाई मेरा जमीन, मेरी जमीन जो है वो बेच दो। अब ये ए की लैंड है, ये सब्जेक्ट मैटर हो गया। एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम ए। और क्या कहा कि भाई जाओ बेच दो और इससे जो पैसे मिलेंगे इससे तुम्हारा जो डेट था उसको चुका देना। तुम्हारे लिए मतलब जो डेट्स आई ओ टू यू उसे चुका देना। नाउ ए कैन नॉट रिवोक हिज अथॉरिटी नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो इस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, मतलब ये जो एजेंसी है इसे खत्म नहीं कर सकता। नॉर इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। अब इस उसकी डेथ या इंसैनिटी के बावजूद भी ये एजेंसी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब तक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ना हो तब तक यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है एजेंसी, चाहे किसी भी रीजन से। लेकिन लिखा है इंसैनिटी और डेथ, जबकि हमने ऊपर पढ़ा कि इंसैनिटी या डेथ से हो जाएगी। लेकिन अगर इस केस में जब एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है तब वहां पे किसी भी रीजन से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एजेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती। 203 when principal may revoke agent's authority। अभी देखा पहले कि भाई प्रिंसिपल जो है वो रिवोक कर रहा है अथॉरिटी और एजेंट जो है वो रिनाउंस कर रहा है अपनी एजेंसी। ठीक है, 203 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को कब रिवोक कर सकता है। The principal may, same as is otherwise provided by the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal। मतलब जो अथॉरिटी दी है प्रिंसिपल ने, जो अथॉरिटी एजेंट को दी है कोई एक्ट करने के लिए, ठीक है, वो उस अथॉरिटी का एजेंट उस अथॉरिटी का जब एक्सरसाइज करे उसके पहले कभी भी, कभी, क्योंकि जब अगर एक्ट हो गया तो प्रिंसिपल उससे बाउंड हो गया, उस अथॉरिटी के एक्सरसाइज करने के पहले तक कभी भी जो प्रिंसिपल है वो उस अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। हमने, इफ यू ऑल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब भी हमने यही चीज पढ़ी थी, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की दूसरी पार्टी को पता चले उसके पहले, क्योंकि पता चल जाएगा तो फिर वो बाउंड हो जाएंगे, उसके पहले कभी भी रिवोक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी कह रहा है कि एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के पहले कभी भी, एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज करने के पहले कभी भी रिवोक कर सकता है प्रिंसिपल। रेवोकेशन पे अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज, अथॉरिटी जो है वो जिस एजेंट की अथॉरिटी उसने पार्टली एक्सरसाइज करी है, अभी कंप्लीटली नहीं किया है। The principal cannot revoke the authority given to the agent after the authority has been partly exercised so far as regards such acts and obligations as arise from acts already done in the agency। अब देखिए ये और पिछला सेक्शन दोनों एक जैसे हैं। लास्ट सेक्शन 203 में हमने क्या देखा कि भाई प्रिंसिपल जो है उसके पास रेवोकेशन का राइट तो है, लेकिन कब तक वो एक्सरसाइज कर सकता है, तब तक जब तक कि उस अथॉरिटी को एजेंट ने एक्सरसाइज ना किया हो, उसके पहले कभी भी कर सकता है वो। लेकिन 204 क्या कह रहा है, इसी से को रिलेटेड एक सेक्शन हो गया कि भाई ऐसा है कि अगर एजेंट ने पार्शियली जो है अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर लिया, मतलब कंप्लीटली तो नहीं पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया है, तो क्योंकि उस थोड़ा सा उसने कर लिया उससे क्या हो गया कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्रिंसिपल क्या राइट हो गए, वो बाउंड हो गया। तो अब उसके थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करने के बाद प्रिंसिपल अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता है। इसीलिए ऊपर वाले सेक्शन में लिखा है कि एक्सरसाइज करने के पहले कभी भी, लेकिन थोड़ा भी एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद नहीं कर सकते। 205 compensation for revocation by principal or renunciation by agent where there is an expressed or implied contract that the agency should be continued for any period of time। ठीक है, क्या है कि भाई यहाँ पे लिखा है कि एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लाइड तरीके से जो भी,
लेकिन एजेंसी जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए रहेगी। तो एक स्पेसिफिक टाइम है कि इतने दिन तक रहेगी, मतलब फॉर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 15 डेज, या इस पर्पस के कंप्लीट होने तक, इस बिजनेस के कंप्लीशन तक, कुछ भी जो भी स्पेसिफाइड है टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट में, उस पीरियड तक के लिए एजेंसी है। अब द प्रिंसिपल मस्ट make compensation to the agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause। हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है और एजेंट जो है वो अनाउंस कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि जिस पीरियड के लिए एजेंसी बनाई गई थी, ठीक है, मतलब इस स्पेसिफिक टर्म के लिए रहेगी या इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहेगी, जिस भी टाइम के लिए, जो पीरियड के लिए बनाई गई थी, उस पीरियड के कंप्लीशन के पहले कभी भी उतना पीरियड कंप्लीट होने के, जैसे मान लीजिए 3 महीने के लिए था, अच्छा ठीक है, इतने दिन के लिए मेरे एजेंट के तौर पे XYZ% काम करेगा। उस 3 महीने के पीरियड के पहले अगर कभी भी जब प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के अथॉरिटी को रिवोक कर दे, या एजेंट जो है वो अगर एजेंसी को रिनाउंस कर दे, दोनों केसेस में अगर प्रिंसिपल रिवोक कर दे या एजेंट रिनाउंस कर दे, तो दोनों दूसरी पार्टीज जो है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को और एजेंट प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करेंगे उनके जो भी जितने लॉसेस हुए उस रेवोकेशन या रिनाउंसिएशन की वजह से। मान लीजिए 3 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 महीने में जाके अगर प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया कि नहीं अब आई नो लॉन्गर नीड यू फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई 3 महीने का पीरियड था, तो उस 3 महीने में से जो आधे महीने का बचा हुआ, 2.5 महीने हो चुके, जो 15 डेज रिमेनिंग है, उसके लिए जो लॉस हुआ, एजेंट को उस रेवोकेशन की वजह से हुआ, क्या रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई, प्रिंसिपल ने अथॉरिटी को रिवोक कर दिया 2.5 महीने बाद, जबकि द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो जो 15 डेज का पीरियड है उसके लिए जो लॉसेस इनकर हुए एजेंट को, उसको कॉम्पनसेशन करेगा प्रिंसिपल। वाइसे वर्सा अगर मान लीजिए 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को के कंप्लीशन के पहले एजेंट ने अपनी एजेंसी को रिनाउंस कर दिया कि भाई ठीक है, आई नो लॉन्गर वांट टू बी अ पार्ट विद यू, ठीक है, नहीं साथ में काम करना है, उसने रिनाउंस कर दिया अपनी अथॉरिटी को, तो वहां पे फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज का जो लॉसेस इनकर होगा, किसको, प्रिंसिपल को, छोड़ा किसने, एजेंट ने, लॉसेस किसको हुए, प्रिंसिपल को, तो जो लॉस हुए उसको कॉम्पनसेट एजेंट करेगा। तो जिस पार्टी को लॉस हुआ, दूसरी पार्टी उनके रेवोकेशन या रिनंसिएशन से वो पार्टी लॉस को बेयर करेगी। नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनंसिएशन। अब reasonable notice must be given of such revocation or renunciation, otherwise the damage thereby resulting to the principal or agent, as the case may be, must be made good to the one by the other। अब देखिए 205 और 206 अगेन एक जैसे सेक्शंस हैं। 205 में क्या कहा कि भाई ऐसा है कि बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के तुम अचानक से छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ, तो लॉस तुम बेयर करो। वैसे ही 209 उसी का वो जो विदाउट सफिशिएंट कॉज है, उसी पार्ट को एक तरीके से बेटर एक्सप्लेन कर दिया कि विदाउट सफिशिएंट कॉज मतलब ये है कि बिना नोटिस दिए हुए। 206 का कह रहा है कि रिनंसिएशन या रेवोकेशन के पहले आपको नोटिस दे देना है, मतलब एजेंट को अगर रिनाउंस करना है तो प्रिंसिपल को नोटिस देगा, और अगर प्रिंसिपल को रिवोक करना है तो एजेंट को वो नोटिस देगा, और अगर नहीं देता है, बिना नोटिस दिए विदाउट सफिशिएंट कॉज छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे जो लॉसेस इनकर होंगे दूसरी पार्टी को, दैट विल बी मेड गुड बाय द अदर पार्टी, ठीक है। रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, अगेन जैसे पहले पढ़ा था, सब एक्सप्रेस्ड इंप्लाइड, वैसे ही रेवोकेशन या रिनंसिएशन भी एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड दोनों हो सकता है। अब आते हैं 208 पे। When termination of agent's authority takes effect as to agent and to third persons, the termination of the authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regard the third person before it becomes known to them। अब एजेंसी का जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, टर्मिनेशन जो है वो दोनों के एंड पे हो रहा है। हमने देखा प्रिंसिपल के भी और एजेंट पे भी। प्रिंसिपल पे क्या हो रहा है, रेवोकेशन हो रहा है, एजेंट पे क्या हो रहा है, रेनंसिएशन हो रहा है। तो जो एजेंसी का टर्मिनेशन है ये तब तक नहीं माना जाएगा, द टर्मिनेशन ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट, ठीक है, तब तक नहीं माना जाएगा कि एजेंट की अथॉरिटी खत्म हो गई, जब तक, कब से, मतलब टेक इफेक्ट का क्या मतलब है कि वो कब से इफेक्ट में आएगा, कब से उसके
माना जाएगा कि कब से वो इफेक्ट में आ गया है, बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम, जब तक उसे पता नहीं चलता है। भाई ऐसा है कि अब जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ने उसका उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया, उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं क्योंकि उसे नोटिस दिया ही नहीं गया है, तो तब तक वो रेवोकेशन नहीं माना जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी नहीं माना जाएगा। और सो फार एज थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नोन टू देम, अगर एजेंट के लिए एजेंट को पता लगे या थर्ड पार्टी के लिए है तो थर्ड पार्टी को पहले पता लगे, टर्मिनेशन अथॉरिटी का बेसिकली सेक्शन कह रहा है तब तक नहीं मानेंगे जब तक उन्हें पता न चले इस बारे में, मतलब एजेंट को टर्मिनेशन के बारे में पता न चले। और अगर थर्ड पार्टी के लिए कोई परफॉर्मेंस करनी है, कोई एक्ट करना है, तो थर्ड पार्टी के लिए एजेंट को करना है, तो थर्ड पार्टी को इस बारे में पता न लगे तब तक नहीं मानेंगे कि जो टर्मिनेशन है वो इफेक्ट में आया है। Agent's duty on termination of agency by principal's death or insanity. When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, हमने पहले देखा था कि टर्मिनेशन के लिए ये भी तरीका है कि ईदर पार्टी, ये भी मोड है, ईदर पार्टी डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, ये भी है। तो क्या कह रहा है कि भाई एजेंसी जो है वो कैसे टर्मिनेट हो रही है कि या तो प्रिंसिपल की डेथ हो गई या वो अनसाउंड माइंड का हो गया, वहां पे द एजेंट इज बाउंड टू टेक on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interests entrusted to him। अब क्या होता है, 209 ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए प्रिंसिपल जो है उसकी डेथ हो गई, दो सिनेरियोज दे रखे हैं, प्रिंसिपल की या तो डेथ हो जाती है, प्रिंसिपल इंसेन हो जाता है, उसकी इंसैनिटी। तो अब इन दोनों केसेस में प्रिंसिपल की या तो डेथ या उसकी इंसैनिटी के बाद एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एजेंट की ये ड्यूटी है कि वहां पे अब उसका काम क्या था, एजेंट का काम क्या है, देखा कि भाई प्रिंसिपल के लिए एक्ट करना कि तुम्हारी जो भी चीजें, मेरी जो भी चीजें हैं वो तुम देखोगे, यही है कि भाई उसके बिहाफ पे उसके लिए काम करना, तो मेरे लिए सारे पैसे तुम कलेक्ट करोगे या मेरे लिए जो भी पेमेंट्स करने हैं वो तुम देखोगे, मेरे ट्रांजैक्शंस देखना या मेरी फाइल्स मेंटेन करना, जो भी चीजें हैं प्रिंसिपल के लिए वो एजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 209 कह रहा है कि प्रिंसिपल की डेथ या इंसैनिटी के केस में एजेंट की ड्यूटी है कि वो सारे रीजनेबल स्टेप्स ले बिजनेस के को बचाने के लिए, ताकि वो लॉसेस से बचा रहे और वो सही तरीके से चलता रहे, फॉर द प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम, की जो चीजें जो इंटरेस्ट उसे दिए गए हैं, उसको एंट्रस्ट किया गया है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए, उसे सही रखने के लिए वो जो भी रीजनेबल स्टेप्स है वो सारे उसे लेने होंगे। एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल, अपने जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे, क्योंकि उसके बिहाफ पे काम करना एजेंट का काम ही है। तो 209 अगेन उसी चीज को कह रहा है कि उसकी डेथ के बाद भी उसके इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए जो भी रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे ये लेना एजेंट का काम है। 210 टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अब 210 क्या कह रहा है, देखिए, टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination of the authority of all sub agents appointed by him। मतलब जैसे ही एजेंट की जो एजेंसी है वो खत्म हुई, उसके साथ ही उसने जितने सब एजेंट्स को अपॉइंट किया है वो भी खत्म, उनकी भी एजेंसी जो है उसका भी टर्मिनेशन माना जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट जो था उसकी अथॉरिटी को अगर टर्मिनेट किया गया, मतलब उसने खुद ने रिनाउंस किया या उसका रेवोकेशन हो गया, जो भी जिस भी तरीके से उसकी अथॉरिटी का टर्मिनेशन होते ही उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, causes the termination of the authority of all sub agents appointed by him। उसने जितने सब एजेंट को अपॉइंट किया था अपने अंडर, उसने जितने सब एजेंट अपॉइंट किए थे, अब क्योंकि वही चेन क्या है, सीक्वेंस, प्रिंसिपल देन एजेंट देन सब एजेंट, यही तो है। तो जब अगर यही बीच से हट गया तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, चाहे ये एक हो या चार हो, जितने भी हो, जैसे ही एजेंट की अथॉरिटी का टर्मिनेशन हुआ उसके साथ ही उसका इफेक्ट क्या होगा, उसने अगर जितने भी सब एजेंट्स को अपॉइंट कर रखा है उन सबकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, एजेंट की ड्यूटी क्या है, ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी इन कंटिन्यूइंग कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस, मतलब प्रिंसिपल के बिजनेस को चलाने के लिए
जो एजेंट है प्रिंसिपल की ड्यूटी को चलाना ही तो उसका काम है। प्रिंसिपल की बिजनेस को कंडक्ट कराना या उसे रिप्रेजेंट करना यही तो काम है एजेंट का। तो कह क्या रहा है कि बिजनेस को कंडक्ट करने में किसके प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करने में एजेंट की क्या ड्यूटी होगी। ठीक है। अभी देखिए अभी तक तो बहुत जनरल सी चीजें थी कि भाई एजेंट का ऐसा होगा, प्रिंसिपल का ऐसा होगा, टर्मिनेशन ऐसा होगा, रिवोकेशन ऐसा होगा, ये राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, ये सब एजेंट, ये सारी चीजें दी हुई थी। स्पेसिफिकली प्रिंसिपल के बिजनेस के कंडक्शन में अब क्या चीजें हैं वो यहाँ पे दी हुई है। An agent is bound to conduct the business of his principal according to the directions given by the principal। पहली तो ये ड्यूटी है कि भाई जो चीजें प्रिंसिपल ने कही हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है ऐसे ऐसे काम करो, वो वैसे ही काम करेगा एजेंट। पहली चीज। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कस्टम which prevails in doing business on the same kind as a place where the agent conducts such business। और अगर ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तब तो एजेंट बिल्कुल वैसे ही कंडक्ट करेगा जैसे प्रिंसिपल ने कहा है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि उसको कैसे कंडक्ट करना है, तो जिस जगह से एजेंसी चला रहा है वो जिस जगह पे बिजनेस है वहां वहां के क्या कस्टम्स हैं, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, उसके एब्सेंस में क्या करेगा वो उन कस्टम्स के हिसाब से कि भाई उस जगह पे उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसके कस्टम्स ये हैं, वो वैसे बिजनेस को कंडक्ट करेगा। When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to the principal, and if any profit accrues, he must account for it। और अगर उसने ऐसा नहीं किया, मतलब उसने प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं काम किया, या अगर डायरेक्शंस नहीं है तो जो एक ऑर्डिनरी जिस तरीके से उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग जैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए थी वैसे नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच इसकी वजह से हुआ क्या कि अब जो प्रिंसिपल है उसको डैमेजेस, कोई डैमेज इनकर हुए, कोई लॉसेस हुए उसके बिजनेस में। तो ये जो लॉसेस अगर किसी तरीके के इनकर होते हैं प्रिंसिपल के बिजनेस में, एजेंट के इस एक्ट की वजह से किसी तरीके के लॉसेस अगर इनकर होते हैं, तो इसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, इसको कॉम्पनसेट करेगा खुद एजेंट। और साथ ही साथ या मान लीजिए अगर कोई लॉस हो तब तो वो उसको कॉम्पनसेट करेगा, या अगर कोई प्रॉफिट अक्रू हो रहा है उसके इस एक्ट की वजह से कोई प्रॉफिट भी अक्रू हुआ, मान लीजिए उसने कुछ गलती कर दी लेकिन उससे प्रॉफिट हो गया, तो ये जो प्रॉफिट है वो उसका नहीं है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को दे दे। लॉस हुआ तो ही विल मेक गुड द लॉसेस, प्रॉफिट अक्रू होता है तो ही विल गिव इट टू द प्रिंसिपल। स्किल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। बहुत सिंपल सी बात है भाई, अपना दिमाग लगाओ, समझदारी लगाओ, जो जैसे करना चाहिए, जितनी स्किल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करो। वही सेम चीज है, एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विद एज मच स्किल एज इज जनरली possessed by persons engaged in similar business। जैसा उस बिजनेस के लिए जितनी स्किल की रिक्वायरमेंट है, जितने इंटेलेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उतना समझदारी, उतना दिमाग लगाते हुए आप बिजनेस को कंडक्ट करोगे। unless the principal has notice of his want of skill। जब तक कि अगर मान लीजिए कि जैसे कई बार दिया होता है, आपने देखा होगा, अगर जिस तरीके का बिजनेस है उसमें जैसे जब एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर एग्जांपल कहीं पे जगह पे निकलते हैं, एड्स निकलते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है भाई, एसेंशियल स्किल, डिजायरेबल स्किल्स, ये चीजें होती है कि भाई ये तो है, होना ही चाहिए, डिजायरेबल भी, बिकॉज बिजनेस का नेचर ऐसा है कि ये चीजें होंगी तो प्रेफर्ड होगा वो कैंडिडेट। वही कह रहा है कि भाई अगर कोई स्पेशल वांट ऑफ स्किल है या नहीं है, तो वहां उसके अलावा भी अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल कि भाई उसके पास जो है वो स्किल वैसी नहीं है, अगर नहीं सर वैसा नहीं है तो फिर जो एजेंट है वो जनरली उस तरीके के बिजनेस में जितनी समझदारी, जितना स्किल, जितना इंटेलेक्ट लगाना चाहिए वो लगा के उस बिजनेस को कंडक्ट करेगा। Or the agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses and to make compensation to the principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill, or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect
वांट ऑफ स्किल और मिसकंडक्ट। मतलब ये सेक्शन क्या कहा कि भाई, ये सेक्शन किस बात कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उस तरीके के बिजनेस को चलाने के लिए जितनी जनरली स्किल की रिक्वायरमेंट है, जितनी जितनी स्किल की आपको लगाना, जितना इंटेलेक्ट, जितना आपको स्किल लगाना चाहिए उतना लगा के आपको बिजनेस के चलाना है। अनलेस, मतलब इसका एक्सेप्शन क्या दे रखा है कि अनलेस ऐसा है कि प्रिंसिपल को आपके स्किल नहीं होने के बारे में जानकारी है, कि भैया ऐसा है कि उसको इस बारे में पता ही नहीं है, वो उसको ये चीज जैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो अगर जो एजेंट है उसे वो चीज नहीं आती है, उस बारे में उसका उसका फिनांस जो है वो वीक है, उसको अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं आता है, अनलेस द प्रिंसिपल नोज अबाउट इट, आपको उस स्किल को पूरा मैक्सिमम तरीके से बिजनेस के कंडक्ट करने में यूज करना है। और साथ ही साथ आपके the agent is always bound to act with reasonable diligence, अपने रीजनेबिलिटी रैशनैलिटी से सोच समझ के दिमाग लगा के काम करना है, to use such skill as he possess and to make compensation in respect of the diet, और उसके बावजूद भी आपने रीजनेबली जितना हो सकता था अपना पूरा ध्यान लगा के काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी भी वजह से क्या हो रहा है, अपने नेग्लेक्ट की वजह से या अपने स्किल की कमी की वजह से या आपके मिसकंडक्ट की वजह से किसी तरीके का अगर लॉस हो रहा है प्रिंसिपल को, तो उसका कॉम्पनसेशन आपको करना होगा। अगर डायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन नेग्लेक्ट, लेकिन अगर इनडायरेक्टली है तो वो नहीं होगा। मतलब ये सेक्शन कहने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज, दो तीन चीजें देखिए। पहली चीज तो ये कि भाई किसी एक स्पेसिफिक जिस टाइप के बिजनेस में प्रिंसिपल है उसमें जितना स्किल रिक्वायर्ड है आपको वो लगा के पहले तो एज एन एजेंट परफॉर्म करना है, प्रिंसिपल के लिए एक्ट करना है। उसके बाद अनलेस प्रिंसिपल को पता हो कि वो स्किल आपके पास नहीं है, ठीक है, अब आपने as a person, as a person of ऑर्डिनरी प्रूडेंस, आपने जितना भी रीजनेबल स्केल हो सकता था, रीजनेबल डिलीजेंस हो सकता था, आपने सबने लगाया, ठीक है। उसके बावजूद भी, लगाने के बावजूद भी आपके अपने नेग्लेक्ट की वजह से, आपके अपने नेग्लिजेंस की वजह से या आपके अपने स्किल की कमी की वजह से या आपके किसी मिसकंडक्ट की वजह से अगर कोई डायरेक्ट लॉसेस इनकर हुए हैं प्रिंसिपल को, दैट इज बिकॉज ऑफ यू, that is because you did not have the skill, that is because you neglected, आपकी गलती की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई लॉसेस हुए हैं तो वो लॉस आपको बेयर करने होंगे, वो यू विल मेक गुड दैट दोज लॉसेस टू द प्रिंसिपल, ठीक है। ये है, लेकिन साथ ही साथ कह रहा है कि लेकिन सिर्फ डायरेक्ट लॉसेस जो है, मतलब डायरेक्टली बिकॉज ये स्किल नहीं थी इसलिए ये चीज नहीं कर पाए इतना लॉस हो गया, तो सिर्फ इसका आपको खर्चा देना होगा, लेकिन कोई इनडायरेक्टली अगर है, इनडायरेक्ट लॉसेस का नहीं है, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज विच आर इनडायरेक्टली और रिमोटली कॉज्ड बाय, इनडायरेक्ट लॉसेस का इसमें कोई अकाउंट नहीं है। सेक्शन 212 यहां तक, ठीक है। तो हमने अभी कहां तक कर लिया, in the last lecture we discussed about up till section 192, जिसमें हमने सब एजेंसी को स्टार्ट किया था कि भाई सब एजेंसी क्या होती है, सब एजेंट्स क्या होते हैं, कब एजेंट उन्हें अपॉइंट कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, कितनी अथॉरिटी है, एक्सचेंज क्या है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ 192 में हमने देखा था कि रिप्रेजेंट करने का, किसको किसको रिप्रेजेंट करने का राइट है, मतलब सब एजेंट के लिए कौन आंसरेबल होगा, प्रिंसिपल कब होगा कब नहीं होगा, ये बात हमने तब की थी जब ये 192 में बात हो रही है कि प्रिंसिपल की अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट किया गया है। जब विदाउट अथॉरिटी की बात होती है जो 193 में है, तब वहां पे एक अलग सिनेरियो है। इसके साथ ही 192 193 में अपॉइंटमेंट विद अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी। इसके बाद 194 195 जो है ये तो सेक्शंस बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी की। अगेन वी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे आ जाना, राइट। तो क्या है कि सब्स्टिट्यूट एजेंसी सब एजेंसी नहीं है, सब एजेंसी मतलब क्या होगा कि एजेंट के अंदर एक एजेंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंसी मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर, मतलब एक एजेंट की तरह ही है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्रिंसिपल को एजेंट रख लेगा, भाई एक है एक और रहेगा, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज्यादा है तुम्हारे साथ एक और, वो डायरेक्टली मेरे अंडर रहेगा, ठीक है। या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो पुराना वाला एजेंट है वो हट जाएगा, ये दो तरीके हो सकता है। तो ये दो सेक्शन सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी की बात करते हैं। इसके बाद हमने रैटिफिकेशन देखा कि अगर कोई चीज, रैटिफिकेशन का मतलब वैलिडेशन, इसमें हमने देखा क्या हो सकता है इसका, या तो डिसोन कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है, या उसको वैलिडेट कर देना यानी उसको अप्रूव कर देना।
तो अप्रूव कर देने यानी कि वो रैटिफाई हो गया, ठीक है। तो अगर कोई एजेंट जो है वो कोई अनऑथराइज्ड एक्ट करता है, उसको अप्रूव करने के उस जो प्रिंसिपल है, पहली चीज तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, ठीक है, इलेक्ट करे या डिसोन करे, दोनों चीजें हैं। अब अगर अप्रूव कर देता है वो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो यहाँ पे दो तीन सेक्शंस में दे रखे हैं, 196 से 2000 तक, 200 तक। 201 से दे रखा है रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, कि भाई अथॉरिटी जो है, रेवोकेशन का मतलब क्या था, कब विड्रॉ हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि एजेंट की जो अथॉरिटी है, यानी प्रिंसिपल के अंदर जो एजेंट है उसकी अथॉरिटी कब खत्म हो जाएगी। तो दो तरीके दिए हुए इसमें, पहला तो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी को, या फिर एजेंट जो है वो रिनाउंस कर सकता है, यानी खुद छोड़ दे, अपनी मर्जी से वॉलंटरली छोड़ देना। अब इसमें भी और भी तरीके दे रखे हैं, जैसे कि ईदर पार्टी अगर उनकी डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए, या फिर प्रिंसिपल को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है कि अगर एजेंट ने पार्शियल रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर पार्शियली कोई किसी एक्ट को, एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट को अगर प्रिंसिपल ने पार्शियली ऑथराइज किया तो क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। उसके बाद फिर कुछ चीजें और हैं। इसके बाद हमने ये स्टार्ट किया टॉपिक कि एजेंट की प्रिंसिपल के स्पेसिफिकली ड्यूटी, उसके कंडक्शन ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी ड्यूटीज हैं वो क्या है। तो पहली चीज दी हुई है भाई, ऐसा है कि जो पहले तो इंस्ट्रक्शन से वैसे काम करो, मतलब जो प्रिंसिपल ने तुम्हें बताया है, जो डायरेक्शन दिए उस हिसाब से काम होगा। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिए हैं तो बेस्ड ऑन जो भी कस्टम्स हैं या जिस जगह पे रह रहे हो वहां का नेचर क्या है, सारी चीजों को देखते हुए जो सही तरीका है उस तरीके से कंडक्ट करना है। और उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके के कोई लॉसेस होते हैं तो वो इनकर, जो कि इनकर हुए हैं किसको, प्रिंसिपल को, उसके बिजनेस में इनकर हुए हैं, तो वो बेयर कौन करेगा, वो एजेंट करेगा। और लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया 212, वो कहता है कि भाई स्किल और डिलीजेंस आपको यूज करनी है किस चीज में, बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान। मतलब प्रिंसिपल के जिस बिजनेस को आप कंडक्ट कर रहे हो उसमें जितना एक नॉर्मल इंसान उस सिमिलर बिजनेस को चलाने के लिए जितना आपको इंटेलेक्ट, जितने स्किल की जरूरत है उतना तो आपको यूज करना ही है, ठीक है। अनलेस के प्रिंसिपल को ये पता हो कि भाई आपके पास ये स्किल नहीं है, वो जानकारी उसे है। अब आपको क्योंकि क्या कह रहे हैं कि उतना एक रीजनेबल तरीके से जितना होना चाहिए उतना तो आपको यूज करना ही है, उस रीजनेबली यूज करने के बावजूद भी अगर प्रिंसिपल को किसी तरीके के लॉसेस इनकर हो रहे हैं, आपके अपने डायरेक्ट लॉसेस इनकर हो रहे हैं, इनडायरेक्ट की बात हम नहीं कर रहे, डायरेक्टली मतलब बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्ट्स, जो तीन चीजें दे रखी हैं, जो की बात करता है क्या, नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट एक्टिविटी की वजह से, नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, या वॉन्ट ऑफ स्किल, किसी स्किल की कमी की वजह से, या फिर मिसकंडक्ट की वजह से, इन तीन रीजंस की वजह से अगर जो प्रिंसिपल है उसको उसके बिजनेस में किसी तरीके के लॉसेस है, डायरेक्ट लॉसेस, मतलब क्लियरली उसकी वजह से, क्योंकि आपके पास ये स्किल नहीं थी तो ये लॉस हुआ, आपके पास होती तो आप इसे देख लेते, या क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना चाहिए था, आपके नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से ये लॉसेस इनकर हुए, या फिर मिसकंडक्ट की वजह से आपने कुछ गड़बड़ कर दी। तो इन सब की वजह से जो डायरेक्ट लॉसेस अगर इनकर हो रहे हैं प्रिंसिपल के बिजनेस में, तो इसका अकाउंट कौन करेगा, ये बेयर पूरा करेगा एजेंट, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा रखी है कि अगर वो लॉसेस या जो डैमेज है वो इनडायरेक्ट या रिमोट डैमेज है, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं कि भाई ऐसा है कि मेरी स्किल की वजह से नहीं हुआ, मेरी स्किल तो एक अलग चीज है, लेकिन देखो तो क्या रीजन है। तो अगर इनडायरेक्ट लॉसेस हैं तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अप टिल हियर वी हैव कवर्ड 212 तक, ठीक है। इस चैप्टर में जैसे वी डिस्कस्ड इट इन द लास्ट लेक्चर आल्सो कि भाई बहुत ही कम सेक्शंस बचे हुए हैं, सो पॉसिबली विल बी कवरिंग इट इन वन और at most two lectures. I hope कि I have made things easier for you and I have been successful in explaining these sections to you. अगर आपको किसी तरीके की कोई query है, कोई doubts है, कुछ भी, anything that you want to ask or you just need to connect with us for now or for future or for any other purpose, तो आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे contact numbers से and हमारी email ID हमारे websites के through. So stay connected and keep studying, stay healthy, and see you all in the next lecture.